क्लास 9 के चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नई एनसीईआरटी, नया सिलेबस। तो यहाँ पर आज जो हम सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक चैप्टर के, तो उसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। आपने देख ही लिया होगा, द जर्नी इनसाइड द एटम, जो आपके न्यू एनसीईआरटी में 8th चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री में ये है, हम एज अ सेकंड चैप्टर लेके चल रहे हैं, जर्नी इनसाइड द एटम। तो यहाँ पर मैं आपको एक वो बता देती हूँ, क्लैरिटी, कि पुराने और नए में यहाँ पर क्या चेंजेस हैं। तो बेसिकली पुराने सिलेबस में जो हमारा चैप्टर था, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट चैप्टर इज बेसिकली दिस चैप्टर। तो उसके जो भी टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में डाले गए हैं, और यहाँ पर उसका नाम चेंज कर लिया है, द जर्नी इनसाइड द एटम, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है कि बहुत बिल्कुल ही एकदम पोल अपार्ट चेंजेस है, ऐसे नहीं है। सब कुछ सेम है, कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन हुई है, पहला चैप्टर रिमूव कर दिया, बस इतना सा है। इसमें क्या क्या चेंज है, तो जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो पुरानी एनसीईआरटी था, आपको सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में मिल जाएंगे। यस, क्योंकि ये नई एनसीईआरटी है, इसमें कई सारी चीजें लाइक पॉज एंड पॉन्डर करके इंडेक्स क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल पे दे रखे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन का लेवल बदला है। अब अगर आप रट के करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करो नए सिलेबस के हिसाब से, नई एनसीईआरटी से, तो है भाई तगड़े क्वेश्चन है। उसके बाद पॉज एंड पॉन्डर करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देन साइंटिस्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई है, और भी कई एक्स्ट्रा डिटेलिंग यहाँ पर की गई है। तो अगर आप इस चैप्टर को, मतलब नई एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो दैट्स लाइक अ गुड पॉइंट फॉर यू, है ना। तो आज इस चैप्टर का हम करेंगे 5 बेहतरीन क्वेश्चन, और ये 5 बेहतरीन क्वेश्चन क्या क्या हैं वो अभी हम देखेंगे, है ना। तो मोस्टली कुछ स्कूलों में ये चीज़ हो भी चुकी है, कुछ जगह ये चीज़ हो चुका है। तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपके एग्जाम में आने वाला है, तो 5 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको करने ही चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये 5 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर यहाँ पे मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि जिस भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, उसके आगे पीछे की कहानी हम पढ़ लेंगे, और हमारा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपको ये पता भी चल जाएगा कि ऐसे ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपना तरीका कैसे बदलना है, कैसे और अच्छे से उस पर मेहनत करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से 5 क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है क्या, an M3+ ion contains 10 electrons and 14 neutrons. What is the atom? What is the atomic number and mass number of the element M? Name the element. ठीक है, आपसे एटॉमिक नंबर पूछा है, मास नंबर पूछा है, और आपको नेम भी बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं बेसिकली इस चैप्टर में। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन कैलकुलेशन, प्लस आपके पास कितने प्लस चार्ज माइनस चार्ज से क्या होता है। सेकेंडली यहाँ पर आपको वैलेंसीज, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब इस चैप्टर में देखने मिलेगा। तो M3+ आयन कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें M3, है ना, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर है अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब आप इस M3+ को ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है इट हैज इलेक्ट्रॉन दैट इज 10, ठीक है। तो आपका 3+ का क्या मतलब है? 3+ का क्या मतलब है? एनी मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ये लूज और गेन सब स्टेबिलिटी के लिए। इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी और इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मेटल्स यूजुअली लूज इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है। कैसे आता है? हमें पता है कि एटम्स एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो थॉमसन ने भी बताया था, रदरफोर्ड ने भी बताया था, और हमें पता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिव चार्ज, उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं। अब अगर किसी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, तो उसके पास उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉन था, 10
कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन, M3 प्लस आयन, तो 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तब ये 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब जो अर्लियर है, बिफोर फॉर्मिंग M3 प्लस इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा, 13। तो आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन बचे 10। इसका मतलब यहां पर ये जो 13 इलेक्ट्रॉन है, यही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका 13, तो यही आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है, जो कि Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज तो डिकोड कर लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर क्या है, 13 है, इसलिए एटॉमिक नंबर भी 13 है। अब आपको न्यूट्रॉन दे रखा है, मास नंबर आपसे पूछा है, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर वी हैव टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 27। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है कि आपको फर्स्ट टू 30 नहीं तो फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स का, अभी आप क्लास 10th के अंदर जब तक हो, तो फर्स्ट टू 30 एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपसे नाम भी पूछा है, कह रहे हैं नेम द एलिमेंट, तो 13 किस एलिमेंट का नेम, 13 एटॉमिक नंबर जिसका है, उस एलिमेंट का नाम क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू 13 ग्रुप। ठीक है, और अगर सपोज आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप 13 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 283, 3 है, इसका मतलब ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रही होगी, 10 प्लस 3 दैट इज 13, और 13 ग्रुप आपका है बोरॉन फैमिली का, दैट इज, तो नेम आपका जो है, नेम ऑफ द एलिमेंट इज, वो हो जाएगा क्या, एल्यूमिनियम दैट इज 13, और इसका नंबर है Al। तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, Al आपका 13 और ये 27, देख लीजिए। सो 27, 13 इज अ एटॉमिक नंबर, 27 इज द मास नंबर, और एनसीईआरटी आपकी मास नंबर डिनोट करती है A से और Z से डिनोट करती है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सबको, और ये क्वेश्चन आपने कर भी लिया होगा जिन लोगों ने चैप्टर थॉरली पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन अब आता है कि आपको एटम का स्ट्रक्चर दे देगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एटम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन और अलोंग विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इस एटम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है। ठीक है, ये आपके रदरफोर्ड के मॉडल के बाद नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया था, जो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस थी उसको उन्होंने ठीक किया। उसके बाद बोहर्स एंड बरी दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट विद इन द शेल्स क्या है वो बताया था। ठीक है, क्योंकि हाँ, ये रदरफोर्ड ने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स पे होते हैं। बोहर्स ने उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया कि हाँ, वो अपने एनर्जी लेवल में होते हैं, हर एक जो शेल है उसकी अपनी एक एनर्जी है, दैट इज व्हाई ही कॉल्ड इट एज एनर्जी लेवल। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल में रहते हैं तब तक तो ना वो इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी इमिट करते हैं ना एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसको तो रेक्टिफाई कर लिया, लेकिन अरेंजमेंट की बात कौन करेगा, कैसे, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। या मान लीजिए किसी एलिमेंट्स के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या 15 इलेक्ट्रॉन सारे एक ही शेल में हैं या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोहर्स एंड बरी ने बताया था। तो हम पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ये आपकी के शेल है, दैट इज योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर आप फर्स्ट शेल में देखें तो फर्स्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल कैन अटेन। सेकेंड आपका एल शेल है, एल 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम लास्ट शेल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एटम के लिए उसकी लास्ट शेल या वैलेंस शेल एम है। अब एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इफ आई सी, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहाँ पर 2 है। इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। और जिस भी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, तो आप यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? अच्छा, यहाँ से ये तो क्लियर हो रहा है कि अगर एटॉमिक वैलेंस शेल आपका थर्ड है तो ये थर्ड पीरियड का है, और यहाँ पर 2 है तो ऐसा है जिसके वैलेंसी भी 2 होगी, है ना। तो ये आपका एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 12। और 12 किसका है? मैग्नीशियम, Mg। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल मैग्नीशियम। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको फर्स्ट टू 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर नहीं पता होंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो, है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप इसको याद रखो, ठीक है। और इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस कि आपको याद नहीं होगा। आप बार बार उसको रिवाइज करोगे, बार बार ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे कॉमन एटम्स हैं लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो यही आपसे घुमा घुमा के पूछते हैं, तो यही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आप अगर आपको अपनी प्रैक्टिस और अच्छी करनी है तो आप क्लोरीन, कैल्शियम, हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप जैसे एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसके साथ जितने भी ऑप्शंस हैं उसके पीछे की क्या स्टोरी आप वो आपको अगर पता है तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। आप सही ऑप्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, गलत ऑप्शन क्यों गलत है ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिखाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। प्लस अगर आप नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां पर अभी क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। वहां पर क्वेश्चन अभी कुछ इस तरीके से दे रखे हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई द रीजन, एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जस्टिफाई द रीजन, ठीक है। तो आपको करेंट आइडेंटिफाई करना है, उसका जस्टिफिकेशन देना है, और इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, जस्टिफिकेशन देना है। या फिर ऐसा है कि आपका जो करेक्ट है वो करेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट क्यों है, और वो आप तभी बता सकते हो जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंपल, राइट। अब असर्शन रीजन क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी नई है, अगर आपने उसको थॉरली रीड नहीं किया तो असर्शन रीजन में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, लाइन थोड़ी सी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जिससे वहां से आप असर्शन रीजन बिल्कुल सॉल्व कर सके। तो ये चीज आपको पता होगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, तो रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो कि बेस्ड है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। बाकी एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो बस आपको बताई गई है, उसके पीछे का एक्सपेरिमेंट पूरा डिफाइन नहीं है। न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी बिल्कुल बताई गई है, ठीक है। तो कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी जो डिस्चार्ज ट्यूब में, इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ 2 टर्मिनल्स थे नेगेटिव और पॉजिटिव से। नेगेटिव वाला आपका कैथोड था, पॉजिटिव वाला आपका एनोड था, है ना। और क्या क्या था यहाँ पर? हाई, वेरी हाई वोल्टेज दिया था, वेरी लो प्रेशर दिया था, और एनोड के पीछे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी जिससे अगर कोई यहाँ पर लाइट फॉल होती है, रेडिएशन फॉल होती है तो वो ग्लो कर जाएगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की हुई थी सबसे पहले, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ आपके कैथोड से पार्टिकल्स निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो ये जा रहे थे ऑपोजिटिवली चार्ज की एनोड की तरफ, दैट इज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये ऑपोजिटिवली चार्ज
की तरफ भाग रहे थे, इसका मतलब ये जो रेज हैं उनके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जिन्हें थॉमसन ने एट दैट टाइम कैथोड रेज कहा था, लेटर ऑन इसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कहा था। ठीक है, तो ये कह रहा है कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड मतलब उसकी तरफ जाना, टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, यस दैट इज योर एनोड, बिल्कुल सही है, एनोड। ठीक है, रीजन कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका बोथ असर्शन रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इजी था। तो टॉपिक आपको कोई नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि कोई से भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, और ये सब क्वेश्चन आप अभी से प्रैक्टिस करके जाओगे तो अपने एग्जाम में आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। अब ये टेबल दे रखी है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, आप देखिए, विच एटम आयन इन द टेबल इज एन आइसोबार ऑफ द एटम विद द कॉम्पोजिशन 9p 9e 10n। तो 9p का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है। और आपको पता है कि आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार आपके होते हैं आइसोबार्स, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होगा। ठीक है, मास नंबर सेम है तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा। आप देखते हैं यहां पर कौन सा आइसोबार बनता है, तो सबसे पहले आपके पास जो कंडीशन दे रखी है इसकी दे रखी है, अगर आप इसे निकालना चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 9 प्रोटॉन, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, मास नंबर निकाल लो फटाफट से, मास नंबर आपका आ जाएगा 9 + 10 दैट इज 19। ठीक है, तो ये फ्लोरीन जैसा लग रहा है, फ्लोरीन है। ठीक है, अब मास नंबर सेम है तो यहां से हम इस टेबल से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो आपके एटम्स हैं WXYZ, इसमें से किसका मास नंबर 19 आ रहा है। तो आप देखो, पहले कैलकुलेट कर लो, आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन दे रखे हैं, तो अगर आप मास नंबर निकालोगे 10 + 11, 10 + 11 दैट इज 21, तो 21 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर अगर हम x का कैलकुलेट 10 + 10 दैट इज 20, 10 + 10 दैट इज 20, ये भी नहीं है। तो ये हमने किसका निकाला, W और X का। और अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द y के लिए आ रहा है 9 + 9 दैट इज 18, उप्स ये भी नहीं है। देन Z का कैलकुलेट करते हैं तो 8 + 11, 8 + 11 राइट, तो 8 + 11 कितना हो जाएगा अगर आप निकालो इसको, 19। तो बिल्कुल यही है आंसर Z। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Z, D ऑप्शन, दैट इज D फॉर डॉग, Z। ठीक है, Z ऐसा एटम है जो इस 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन के आइसोबार की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो अगर आपको आइसोबार का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये नहीं कर पाओगे, अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे, मास नंबर निकालने में कंफ्यूजन है तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए प्रैक्टिस, जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन इज दिस चैप्टर इज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस है, आपके हायर क्लासेस के लिए ये बेस है, जो भी आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हायर स्टडीज जो आप 11th 12th में करो, साइंस लेकर के, केमिस्ट्री फिजिक्स लेकर के, तो वहां पर अभी से आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत तगड़े से काम करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स आर शोन। आपको तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पी, क्यू एंड आर। अब वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि सोडियम का कॉन्फिग्रेशन लिखो
या किसी का एटॉमिक नंबर 20 है, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सीबीएसई अब पूछ रहा है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको 3 अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, पहले आप उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से निकालो, फिर आप उसको एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है वो आइडेंटिफाई करो। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से दे रखा है, आपको पी क्यू एंड आर के लिए क्या क्या स्टेटमेंट सही है वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप देखो न्यूक्लियस में PNN है, PNN है, PNN है। PNN का मतलब क्या है, PNN मतलब आपके न्यूक्लियस। अब ये आपका फर्स्ट शेल है K, ये L, KNL, KNL। तो यहाँ पर जितने भी तीनों एटम है उनके पास सिर्फ 2 शेल है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें P का, तो यहाँ पर हम एज इट इज लेके चलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, ठीक है। और यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर भी आएगा 4, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको आपको मान के चलना है, क्योंकि जब तक इनसाइड अंदर वाला शेल नहीं फिल होगा, आउटर में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 2 है, बाकी 1 2 3 4 5, 5 और 4 दैट इज आपका कितना, सॉरी 5 और 2 दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 1 2 3 4 5 6 और 2 मतलब 8, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। P के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 2n2 है, Q के लिए जो आ रहा है 2n5 है, एंड R के लिए जो आ रहा है 2n6 है। अब अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप इसको निकाल सकते हो। 2n2 4 किसका आता है, 4 एटॉमिक नंबर दैट इज आता है बेरिलियम का। और इसकी बात करें 5 + 7, 7 आता है आपका नाइट्रोजन का, और ये आता है 6 + 2 8, 8 आता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगी आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपसे पूछा है एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इन द ऑर्डर RQP, क्या ये ऑर्डर सही है? इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 7, इसका 4, तो बिल्कुल ये ऑर्डर सही है। R का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर Q का, देन P का, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड आपसे कह रहा है P and R will combine to form a compound formula P and R। तो अगर आप P और R को कंबाइन करो तो P का आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, है ना। इसके पास 6 है तो 8 - 2 इसकी वैलेंसी 2 होगी। बस यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये P और R ही बनेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे बेरिलियम है और ये ऑक्सीजन है, यहाँ इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, R विल फॉर्म अ डाइवेलेंट एनायन टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है R के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाएगा, क्योंकि 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इट विल बी स्टेबल। तो यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये बनाएगा R2 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, R विल फॉर्म डाइवेलेंट, डाइवेलेंट मतलब 2, एनायन मतलब नेगेटिव, बिल्कुल सही। टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड, नेक्स्ट कह रहा है P and R हैव द सेम वैलेंसी। तो जब भी आप वैलेंसी लिखते हो वहां पे आप चार्ज मेंशन नहीं करते हो कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव वेदर इट्स अ नेगेटिव, तो वैलेंसी तो बिल्कुल सेम है। आपके पास जो P की वैलेंसी भी 2 आ रही है और R की वैलेंसी भी 2 आ रही है ना। अब डाइवेलेंट है या आपका डाइवेलेंट कैटायन है या एनायन है, दैट इज नॉट वी एक्सप्लेन इन द वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एटम बॉन्डिंग कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, आप कहोगे मैम इसकी तो +2 है, उसकी तो -2 है, तो वैलेंसी सेम कैसे, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग लिख दिया। नहीं, वैलेंसी में हम कभी भी चार्ज मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही पूछा है, राइट। तो सही तो आपके चारों हैं। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें चारों स्टेटमेंट सही हैं?
बिल्कुल, तो हमारे पास डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल 4 स्टेटमेंट्स अबाउट पी एंड आर, पी क्यू एंड आर करेक्ट। ठीक है, ओके। सो आप देख रहे हैं कितने जबरदस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने बेहतरीन क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस आप कर लोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया पूरा, अब आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से आकर शिक्षा नेशन फाउंडेशन से आपने 5 बेहतरीन क्वेश्चन देख लिए चैप्टर के, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन, आप भी क्वेश्चंस कर पाए होंगे। अब आपको देखना यह है कि आप किस क्वेश्चन में फंस गए थे, किस क्वेश्चन में आप बिल्कुल फाड़ के आ गए हो, तो वो आपको चेक करना है और उसी के हिसाब से आपको अपनी आगे की प्रैक्टिस और आगे के कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के 5 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।